अस्सलामुअलैकुम। फहद हुसैन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और बड़ा ही खौफनाक हमला है। उसके बाद लगता यूं है कि अब ईरान के पास ऑप्शंस जो हैं वो बड़े कम हैं। एक तो ये है कि जंग फैल भी सकती है, पूरा खित्ता भी उसकी लपेट में आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर मामला इतने ज्यादा बिगड़ जाएं कि फिर जो आलमी ताकतें हैं वो आकर और किसी भी तरीके से कुछ इसको मामला को ठंडा करें, तो अब ऑब्वियसली वील हैव टू सी के ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन उसमें जो इस वक्त अहम बात है वो ये है कि हम ये देखें कि जो एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, जो हमें नजर आ रहा है, जिसमें ईरान की तरफ से जो है वो बहुत ही अभी तक इतना बड़ा रिस्पांस नहीं आया, और इसराइल की तरफ से जो है वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इनकी जो तमाम तो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसको भी उन्होंने जो है वो टारगेट किया है, असैसिनेट किया है। तो व्हाट कैन हैपन नाउ, इस पे एक डीप डाइव करने के लिए, एक तज्जिया करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद। हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। बड़ा जो है वो इंसाइसिव किस्म का तज्जिया करते हैं, और क्योंकि उनका अपना खुद बड़ा एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है एज अ फाइटर पायलट, एज अ लीडर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, और जो एयर स्ट्रैटेजी है उसको भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो ये इस वक्त जो ईरान में के साथ जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से जरा उनसे बात करते हैं। मार्शल आमिर मसूद, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम फहद। गुड टू हैव यू। अच्छा, अब ये सूरत हाल जो आपके सामने है उसमें हमें क्लियरली नजर आया है कि जो इसराइल ने जिस तरीके से हमला किया है, अभी तक जो यही नजर आ रहा है कि उनके ईरान का अगर जो भी एयर डिफेंसेस थे वो भी उन्होंने उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया है। और दो जो जो उनकी अपनी तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है कि 200 फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं और बड़ी ट्रिपलिंग किस्म की बॉम्बिंग की है, टारगेटेड मिसाइल अटैक किए हैं। तो ये जो इस वक्त जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, इसको आप कैसे रीड करते हैं प्योरली फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू? जी बहुत शुक्रिया फहद। देखिए, इससे पहले कि मैं इसको एनालाइज करूं, मैं जरा थोड़ा सा एक दफा दोबारा से उन फिगर्स पे जाऊंगा जो कि जिस वॉल्यूम की का अटैक इसराइल ने किया है। तो उसमें जिस तरह आपने कहा कि 200 इजरायली फाइटर जेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए। और बेसिकली उन्होंने जो टारगेटिंग की है वो तीन चीजों की है: ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, और उनके साइंटिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स की, जो कि इन्वॉल्व थे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में अलोंग विद द मिलिट्री लीडरशिप। सो ये तीन जगह हैं जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा टारगेटेड तरीके से, प्रिसीजन के साथ टारगेटिंग की है। ये जाता है बेजिंग डॉक्ट्रिन के साथ, कि जिसमें ये था कि जब भी ऐसा होगा तो वी विल टारगेट द फैसिलिटीज विच आर विद द नेबरिंग स्टेट्स, जिसमें कि इराक के ऊपर भी, जो सिराक का उनका न्यूक्लियर प्लांट था, वो उसमें इन्होंने उस वक्त 16 जहाजों के साथ किया था, जिसमें 8 F-16 थे, 8 F-15 इस्तेमाल हुए थे, और बड़ी प्रिसीजन के साथ इन्होंने वो पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी थी। और उसके बाद से इराक की कभी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप नहीं हुई। तो इन्होंने भी इस वक्त टारगेट किया है, जब उन्होंने ये देखा है कि 60% और या उससे ज्यादा की प्योरिटी इनरिचमेंट की हो चुकी है, जिसके बेसिस पे वो 9 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकते हैं। और देखिए, 60 से 90 पे जाना जो है ना, वो बहुत टाइम नहीं लगता। तो इस वजह से उनकी एक ये असेसमेंट थी कि ये बहुत जल्दी वेपनाइज हो जाएगा यूरेनियम ग्रेड, और 9 से 15 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा ईरान आने वाले दिनों में। तो उन्होंने ये 5 वेव्स में ये स्ट्राइक की है, यूजिंग प्रिसिजन वेपन्स, मोस्टली बंकर बस्टर वेपन्स, जो कि आपको भी पता है कौन से होते हैं। GBU-57 है, जिसमें जिसमें इनके अपने मिसाइल्स, जिसमें रैम्पेज है, वो इस्तेमाल इन्होंने किया होगा। रॉक्स मिसाइल हैं, और इस तरह के और भी बहुत से बंकर बस्टर्स हैं जिनको अमेरिका इस्तेमाल करता है, और एक्सक्लूसिवली शायद वो सिर्फ इसराइल ही के पास मौजूद होते हैं। तो ये वेपन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, F-35, ये बहुत एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और ऑफ कोर्स उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जितने सिस्टम थे उन्होंने इस्तेमाल किए।
और इन्होंने ना सिर्फ ये किया, बल्कि इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि इन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है ये। और टारगेटिंग इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस वॉर। तो इसमें इन्होंने जितने भी टारगेट्स एंगेज किए हैं बहुत प्रिसीजन के साथ किए हैं, ह्यूमन रिसोर्स से लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री जो बेसिस हैं उनको, इंक्लूडिंग द मिलिट्री लीडरशिप एज वेल। और इस प्रिसीजन के साथ टारगेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी होता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाज आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। इसराइल ने जो अटैक किए उसमें जो ईरानियन इंटेलिजेंस पूरा apparatus था वो काफी एक्सपोज और कॉम्प्रोमाइज नजर आए, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी प्रिसिजन के साथ अपने तमाम टारगेट्स को एंगेज एंगेज किया है, इंक्लूडिंग नेटेंस जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिधर इनका है बेसिकली। इसी तरह आईआरसीजी का हेडक्वार्टर जो है, और मिसाइल फैक्ट्रीज जो हैं, और होम्स ऑफ द सीनियर लीडरशिप जितने भी थे। हम्म, और मुझे ये पर्सनली शायद इससे मुख्तलिफ हो किसी और की राय, लेकिन वो लोग सोए हुए थे उस वक्त, इस वक्त ये सारी टारगेटिंग हुई है। हालांकि इतना कुछ चल रहा था कुछ काफी अरसे से। तो ये इस तरह से सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी, जिसका मतलब है कि डिसेप्शन टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए हैं। ना सिर्फ डिसेप्शन टैक्टिक्स अमेरिका ने और इसराइल ने इस्तेमाल किए होंगे, बल्कि जो उनके अंदर के जो डिसीजन मेकर्स कुछ थे जो कि कॉम्प्रोमाइज लोग थे, उन्होंने भी शायद इस तरह का फॉल्स फ्लैग किया हो कि भाई कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी जब तक कि कोई डील नहीं हो जाती या कोई हम्म, तो हम्म, there was lot of deception which I can understand, which was there because of which इतनी कॉम्प्लिसेंसी और कैजुअलनेस नजर आई लीडरशिप के लिहाज से, जो कि हम्म, इन्होंने ऑपरेशन किया राइजिंग लॉइन के नाम से। और आई थिंक हम्म, ये एक बिगेस्ट स्ट्राइक है एवर इन द हिस्ट्री। अगर आप देखें कि जो ईरान इराक वॉर के बाद आपको नजर आई है, और इसराइल ने जो अलोन एक किस्म की है, आफ्टर वंस दे क्रिपल्ड द होल एयर फोर्सेस ऑफ जॉर्डन इस जब इन इसराइल, जबकि ये 67 में इनकी अरब इसराइल वॉर हुई थी। तो ये हम्म, बहुत बड़ा ऑपरेशन है कि जिसमें 200 के करीब जो है वो जहाज इस्तेमाल हुए हों, और बेतहाशा जो है मिसाइल्स, यानी कि कहते हैं कि 350 के करीब इन्होंने एम्यूनिशंस जो है वो दागे हैं इनके हम्म, ऊपर यूजिंग F-35 मेनली एयरक्राफ्ट। सो ये वॉल्यूम ऑफ एक पूरा है अटैक जो कि किया गया है। और इसके साथ अगर आप देखें ना, जो एक ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पेक्ट्रम वॉरफेयर जो होती है वो नजर आई है कि ईरान का जो कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसने उन्हें दे बताना था, जो उनकी आईज थी, जो उनके ईयर्स थे, जिनकी वजह से वो देख सकते थे, वो तकरीबन उसको अंधा कर दिया था इससे पहले कि पहला बॉम्ब जो है वो टारगेट पे जाके लगता। तो उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। दैट इज अ ट्रू मैनिफेस्टेशन और ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द शॉक एंड ऑ स्ट्रेटजी जो कि एक एयर पावर क्रिएट कर सकती है। हम्म, और अगर आप देखें तो जितने भी उनके रेडार्स थे दे वर ऑल कॉम्प्रोमाइज ब्लाइंडेड। उनके कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स, उनकी जो नोड्स होती हैं जिससे आपस में कनेक्टिविटी होती है, उनकी जो फाइबर ऑप्टिक्स से लेकर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। और उसके अलावा जो ग्राउंड पे पोजीशन ये थी कि none of them was ready for this strike and this much of volume of strike। ये और जो आखिरी चीज जो बड़ी जी जी इंपॉर्टेंट, जी मैं अगर आप इजाजत दें तो उसमें ये थी कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो सारी जो हैं वो प्लेयर्स, दो के दे आर गिविंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स, हम्म, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट दोज एयरक्राफ्ट कुड हैव कम एट अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर्स प्लस विदाउट द नॉलेज, कि उसकी नॉलेज जो है वो आपके रीजनल कंट्रीज को या नेबर्स को ना हुई हो, जिनमें सऊदी अरेबिया आता है, जिसमें जॉर्डन आता है, जिसमें इराक है, जिसमें इजिप्ट है। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि रास्ते में आती हैं, और इनके अपने अपने सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसके अलावा उसकी रेंज भी इतनी नहीं है, जो F-35 जहाज है, कि वो जिन वेपन्स के साथ आ रहा था और जितना हैवी उसने उठाया हुआ था लोड, कि वो बगैर किसी रीफ्यूलिंग के, या तो वो किसी बेस से आए जो कि कतर में हो या सऊदी अरेबिया में हो या किसी और इस कंट्री में हो, या उसको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिली हो।
सो ये वो तमाम चीजें हैं जो शो करती हैं कि काफी हद तक आपका जो नेबर्स थे वो भी इसराइल की इस स्ट्राइक के मुतल्लिक ऑन बोर्ड थे, कॉम्प्रोमाइज थे, और उन्होंने किसी किस्म का डिफेंस या किसी किस्म की उसमें जो है वो अपना शो नहीं किया, रेजिस्टेंस टू दिस स्ट्राइक व्हिच वाज कैरिड आउट एट दैट लेवल ऑफ सिविरिटी एंड फेरोसिटी। तो ये हम्म। कुछ चीजें हैं जो कि देखने में मिली। अच्छा, अब इसमें जिस तरह भी आपने जिक्र किया, एक तो ये कि ऑब्वियसली हम बात आपसे मैं पूछूंगा कि अब ईरान के पास ऑप्शन है क्या, वो क्या कर सकता है इतने डेवस्टेटिंग अटैक के बाद। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभी जरा ये जो मेन अटैक हुआ है इसकी आपने डिटेल बताई, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। जो हमें स्केल ऑफ डैमेज नजर आ रहा है वो वाकई में अनप्रेसिडेंटेड है, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई एक दो दिन की प्लानिंग का नतीजा तो है नहीं, ये बड़ी डिटेल में प्लानिंग हुई है, और इसमें उसमें जितने भी उसके एलिमेंट्स थे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, डिसेप्शन का इस्तेमाल हुआ, सब हुआ। लेकिन उस सब के नतीजे में जो रिजल्ट आए हैं, पहले जो सैल्वो जो फायर हुआ है, जिसमें न सिर्फ कि उनकी एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, बल्कि उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको उनको हिट किया गया। अब कितना डैमेज हुआ हमें नहीं पता, ऑल्दो उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत डीप अंडरग्राउंड हैं, तो वो बंकर बस्टर जो मिसाइल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, वी स्टिल हैव टू वेट एंड सी कि वो उतने पेनिट्रेट किया कि नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उनकी जो टॉप लीडरशिप को टारगेट किया है, और बिल्कुल प्रिसिशन टारगेट किया है, ये अगर आप अपनी एक्सपीरियंस में जरा पीछे जाए और देखें, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। एक तो आपने कहा कि जी ईरान की बहुत सारी कमजोरियां सामने आ गई, लेकिन इससे एज एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ सोल्जर, एज अ मिलिट्री कमांडर, क्या लेसन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अटैक, और उसका जो पहले राउंड में जो रिजल्ट है। देखिए बात, जितने भी इसराइल के ऑपरेशंस हुए हैं वो बड़े इनोवेटिव किस्म के हुए हैं, और उनमें अगर आप देखें तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और डिसेप्शन बहुत ज्यादा नजर आए। ना सिर्फ इसमें कि उनकी टाइमिंग्स में और एग्जीक्यूशन के लिहाज से भी, बट द मोड एंड द कैरेक्टर ऑफ एंड द नेचर ऑफ द ऑपरेशंस जिस तरह उन्होंने किए वो बहुत डिफरेंट थे। वो ऐसे थे कि जिस तरह अगर आप आज जो पिछले दिनों जो यूक्रेन ने ऑपरेशन किया उसकी भी अक्कासी नजर आती है इस दफा आज के ऑपरेशन में जो इसराइल ने किया। तो मैं बड़े वसूख से ये चीज कह सकता हूं कि जो यूक्रेन में ने जो ऑपरेशन किया डीप इनसाइड, जिसमें 40 उनके बॉम्बर्स मार दिए रशिया के, वो भी यूक्रेन का ऑपरेशन नहीं था, उसमें डेफिनेटली मुसाद का और सीआईए का हाथ था, और उसमें इसराइल का बहुत प्लानिंग के लिहाज से बहुत एक अमल दखल था। क्योंकि इस तरह की इनोवेशन और इस तरह हम्म। की सी प्रिसिजन और इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ इसराइल ही के ऑपरेशंस में नजर आती है और हमेशा नजर आई है, और इतनी वेयर विदॉल जो है वो यूक्रेन के पास मौजूद नहीं है। इस दफा के भी इस ऑपरेशन में अगर आप देखिए तो काफी सारे यूएवीज जो हैं वो अंदर से एयरबोर्न हुए हैं, ईरान के अंदर से, जिन्होंने एयर डिफेंस को हिट किया है ईरान के। काफी सारा इस दफा जो इंटेलिजेंस आ रही है उसमें ये चीज नजर आई है कि जिस तरह ये ट्रक्स वगैरह और कंटेनर्स गए थे यूक्रेन वालों के रशिया में, उसी तरह का मवाद जो है इसराइल ने इस्तेमाल किया है, वही टैक्टिक्स ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुए हैं। सो ये कंप्लीट जो एक अपरेटिस को, इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज करना, ये आज की प्लानिंग नहीं है। ये कोई 15-20 साल पहले से इसराइल मस्ट बी प्लानिंग दिस सिविलिटी ऑफ ऑपरेशन, और उसने जो कुछ आज किया वो एक कंप्लीट मल्टी डोमेन से भी आई वुड से कि एक प्लस ऑपरेशन था, कि जिसमें उसको पूरा यकीन था कि ना सिर्फ ये कि वो इस लेवल का शॉक एंड ऑ क्रिएट करेंगे और पैरालिसिस कर देंगे पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, बल्कि वो एक उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी डिसीजन मेकिंग को भी बिल्कुल मफलूज कर देंगे, और जो उन्होंने किया। देखिए ये जो ह्यूमन टारगेटिंग है ये बहुत अरसे से इसराइल कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तरीके से वो इन लोगों को टारगेट कर रहा है, जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्स हैं इनके, ईरान के भी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड अदरवाइज आल्सो। और स्पेशली जो टारगेट उन्होंने किया है वो ज्यादातर रेवोल्यूशनरी गार्ड के लीडर्स को और साइंटिस्ट को किया है। अभी भी जो उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड के लीडर को मतलब जो इनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जिन्हें कहते हैं, जो मिलिट्री के हेड थे, उन्हें किया है।
और इट इज एक्सपेक्टेड कि 4 to 10 साइंटिस्ट हैं न्यूक्लियर, जिनमें उनका जो मेन साइंटिस्ट है जिसे हम अब्दुल कदीर खान के लेवल पे समझते हैं, वो भी उसमें उनमें से है। सो बेसिकली उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को जो टारगेट किया है वो उन्हें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिहाज से कम 10 से 15 साल पीछे ले गए। एंड दैट इज व्हाट दे एक्चुअली बिलीव इन, कि जो माइंड है उसके पीछे उनको टारगेट किया जाए। एंड दे हैव बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग। दैट इज हाउ, एंड जो जो मिलिट्री को किया है उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग इनकी हैम्पर हो गई है। अब ये जो आपका जो अगला सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि ये रिएक्ट किस तरह करेंगे, तो इसमें ये वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिसमें जो मिलिट्री और जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने डिसीजंस लेने थे। बिकॉज दे आर द वंस जिन्होंने प्लानिंग की होती है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा होता है, जिन्होंने पूरी हम्म, स्ट्रेटेजी बनाई होती है, जिन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि रिस्पॉन्स के वक्त हमने क्या चीज पहले इस्तेमाल करनी है, किस चीज के इफेक्ट्स ज्यादा होंगे, और कौन हम्म, सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने से हम उनके टारगेट्स को हिट कर सकेंगे। हम्म, So yeah, that is the reason that they are targeting the human resource, which I consider is a very important element बिल्कुल। for any अच्छा, इसमें decision making. दो तीन पहलू और हैं जो मैं आपसे बात करूंगा। एक तो जो मैंने पहले कहा था कि अब ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं उस पर हम जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे ये भी पूछना है कि पाकिस्तान, वी आर फ्रेश ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विक्टोरियस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। हमने भी इसको बड़े गौर से देखना है कि हमारे कमांडर्स के लिए क्या लेसन है इसमें। व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस, क्योंकि हमारा जो थिएटर है वो अभी हॉट है और रहेगा। और आप, मुझे याद है मेरी और आपकी जब पहले बात हो रही थी तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि अभी दिस इज नॉट ओवर एंड दिस इज वॉर। सो वो भी मैं आपसे पूछूंगा कि हमें इस सारे जो जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो अटैक हुआ है, हमें क्या देखना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ आवर मिलिट्री जो इसमें कंपोनेंट्स हैं इस अटैक के, और अदरवाइज ऑल्सो जो जियो पोलिटिकल डायनामिक्स लॉन्च हो रही है। सो लेकिन मैं उसमें बाद में आता हूं। एक आखिरी क्वेश्चन अबाउट दिस अटैक बिफोर वी गो टू ईरान ऑप्शन। जिस तरीके से इन्होंने अपनी मल्टी डोमेन प्लस कैपेबिलिटीज इस्तेमाल की हैं, जो आपने जिसका जिक्र किया, उससे जो ये इनिशियल अटैक हुआ है जिसमें उनका उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, की ह्यूमन रिसोर्स, वो उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज किया, और उनकी जो कैपेबिलिटी है टू टू गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है, उसको भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि पुश बैक कर दिया है। इसके बाद आपके ख्याल में ईरान इजराइल की जो प्लानिंग थी उसमें यही था कि जी हमने पहला एक डेवस्टेटिंग ब्लो देना है और उसके बाद फिर हमने पीछे होकर बैठ जाना है, नोइंग के अब ईरान को हमने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन द प्लान, या दिस इज द फर्स्ट एंड नाउ दे आर रेडीइंग फॉर अनदर वन, बिगर वन, वंस ईरान रिस्पॉन्ड्स? जी बिल्कुल। देखिए फहद, इनका ऑब्जेक्टिव जो था और जो ऑब्जेक्टिव बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का था, दो कि वो अब इसको बहुत अटैक के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं आप भी जानते हैं, ओबामा के दौर में भी, उससे पहले भी और अभी भी, उनको एक थ्रेट ईरान का है, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा शॉपिंग लिस्ट है उनकी वेपन्स की कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में उन्होंने इस दफा ट्रम्प के साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स की शॉपिंग की है। कतर ने, यूएई ने, सऊदीया ने। तो वो कौन थ्रेट है उनके लिए? थ्रेट जो बेसिकली है वो हमेशा से वो ईरान को देखते हैं और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को देखते हैं। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इसराइल का यही था कि ईरान को इतना डैमेज किया जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट ना कर सके फॉर इयर्स टू कम। And that is what they have achieved. They have achieved it significantly. Along with that, they have also neutralized or at least paralyzed the decision making tools of Iran also. कि उन्होंने जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने आगे लेकर चलना था इस जंग को, जिन्होंने इसको रिएक्ट करना था या रिस्पॉन्स देना था, उनको भी उन्होंने टारगेट करके खत्म कर दिया है। अभी वो शॉक और ऑ सिचुएशन में हैं ईरानियंस, और हम देखेंगे कि वो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर कहता चलूं
कि ऑब्जेक्टिव्स इस वजह से ये सिर्फ थे क्योंकि वो ईरान को कंप्लीटली इनहाइलेट नहीं करेंगे, कंप्लीटली उनको उसको तबाह भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बोगी है जो वो हमेशा उनके पास एक मौजूद रही है, और वो अमेरिका की मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी में फिट होती है, और वो हमेशा रहेगी, ताकि ये जो बाकी अरब कंट्रीज हैं इनकी इन सिक्योरिटी जो है वो ये गारंटी देते रहें, और इनकी वेपन इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे। ये हमेशा से रहा है, ये पिछले 40-50 सालों से ऐसा चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आएगी। वो ईरान को सलामी टैक्टिक्स के थ्रू इतना थोड़ा बहुत डैमेज करते रहेंगे जहां से वो न्यूक्लियर ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर इज वन थ्रेट विच विल एक्चुअली, मतलब जिसकी बात फिर मेरा ख्याल में ईरान के पास एक ऐसी चीज होगी कि वो रिस्पॉन्ड कर सके और डूम्सडे सिनेरियो होगा। मगर अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं समझता हूँ इसराइल ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, और इससे ज्यादा वो एस्केलेशन नहीं करेगा, और वो ये जरूर देखेगा कि ईरान कितना रिस्पॉन्ड करता है, और मेरा ख्याल में उसको इतना भी मालूम है कि वो ईरान कितना रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ईरान के पास क्या रिस्पॉन्स ऑप्शन आप खुद देख लें, वो मिसाइल मारेगा, वो यूएवीज मारेगा, कितने मार लेगा। बीच में जितनी कंट्रीज हैं वो सारी होस्टाइल कंट्रीज हैं ईरान के अगेंस्ट, दे हैव देयर ओन एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिकन कैरियर मौजूद है जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इन मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स एंड यूएवीज शायद इसराइल के आयरन डोम तक ही ना पहुंच सके, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो इसराइल के जितने डिफेंसेस हैं, रेयर डिफेंसेस जो उसका आयरन डोम के हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि पेनिट्रेशन होने देंगे। और अगर पेनिट्रेशन हो भी जाती है तो मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सिक्योर्ड, आई एम क्वाइट श्योर इस वक्त तक वो जो है हार्डेंड बंकर्स में होंगे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स उनके लीडरशिप उधर सिक्योर होगी, या वो जिस तरह कहते हैं कि उनके पास एक जहाज है जिसपे वो चले जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, जब इस तरह का डूम्सडे सिनेरियो हो, तो वो भी एयरबोर्न हो चुका होगा अभी तक। और तो मेरा ख्याल में कोई कोई खातिर खा डैमेज ईरान इस वक्त अपने रिस्पॉन्स के साथ कर नहीं सकेगा। हम्म। अगर उसके हम्म। पास कोई मौका था तो हम्म। वो मौका था कि जब इनको पता था कि ये स्ट्राइक और ये अटैक पूरी पूरी दुनिया को पता था, हमें पता था, मुझे पता था, आपको पता था कि ये होने वाला है, ये होगा, जरूर होगा अगले 2 घंटों में, 4 घंटों में, या 12 घंटों में। ईरानियन लीडरशिप को क्यों नहीं पता? ईरानियन के पास उस वक्त जो ऑप्शन थी या तो ये थी कि वो जो थोड़ा बहुत इनरिच्ड अगर इनके पास था तो उसको इस्तेमाल किया जाता वेपन ग्रेड करके, और एल्स दे शुड हैव रिस्पोंडेड और दे शुड हैव बीन प्रीएम्प्टिव इन द स्ट्राइक। उस वक्त उनके जहाज भी एक्सपोज थे, उनके ऊपर वेपन लगे हुए थे, वो खड़े हुए थे, उनके काफी सारे सिस्टम एक्सपोज थे, और ये जो है ना, मतलब रूल बेस्ड ऑर्डर तो चल ही नहीं रहा। तो इफ दे वुड हम्म। हैव क्रिएटेड दैट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट एंड डैमेज, तो शायद इतना सिविरिटी के साथ या इतनी फिरोसिटी के साथ जो है इतनी तबाहकारी ना होती उनकी भी, और इसराइल भी शायद उसके पास इतना सिस्टम्स ना होते कि वो ईरान को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। टाइमिंग मिस करके। अब मेरा ख्याल में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं ईरान के पास। अगर तो उसके पास वो क्लेम करता है कि न्यूक्लियर है, तो माइट एज वेल दिस इज द टाइम, अदरवाइज दे शुड सबमिट। अच्छा, अगर दूसरा ऑप्शन जो है वो ये कि ठीक है जी, वो इसराइल तक तो नहीं पहुंच सकते, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास जो मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन्स हैं वो शूट डाउन हो जाएंगे, या वो उनको उनका आयरन डोम जो है वो ब्लॉक कर देगा। दूसरा ऑप्शन है कि वो अपने आसपास जो केओस क्रिएट कर सकते हैं। शिपिंग लाइंस हैं, ऑयल सप्लाईज हैं, यूएस बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज में, और टारगेट्स हैं, ऑयल वेल्स हैं। यानी इतना केओस क्रिएट करें कि पूरा जो इस टाइम जो एक आर्मी सिस्टम चल रहा है वो डिसरप्ट हो जाए, ऑयल जो है उसकी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाए, और उससे वो जो बड़ी आर्मी ताकतें हैं उनको फोर्स करें कि वो बीच में इंटरवीन करें और मामलात को किसी तरीके से ठंडा करें। तो एक ऑप्शन, केओस ऑप्शन, ये मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका ने भी उन्हें थ्रेट किया है कि हम अपनी फैसिलिटी कि हम कंडेम करते हैं अटैक को, लेकिन हम अपनी फैसिलिटीज को गार्ड करेंगे, अपने पर्सनल्स को गार्ड करेंगे, अपने इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे रीजन में, तो उसको इनको एक मेरा ख्याल में सीरियसली अब लेना चाहिए। क्योंकि देखें, ये जो चीजें जिस तरह के आपने जो टारगेट्स बताए या जो अहदाफ बताए या रीजनल एरियाज को ज्यादा वो करना, उससे दैट इज नॉट अ ट्रू रिटेलिएशन एक्चुअली। उससे वो हम्म। नुकसान
उन्हीं कंट्रीज का कर रहे हैं जो अपने नेबर कंट्रीज हैं या मुसलमान कंट्रीज हैं, या जिस तरह भी, मतलब आप जो भी, उम्मा का तो फैक्टर नहीं रहा, लेकिन हाँ, कहने का मतलब मेरा ये है कि उससे वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते कि जिसने उन्हें एक्चुअली मारा है। तो अमेरिका को एम्ब्रॉयड करना और अमेरिका को इसमें फिर फर्दर वो करना, दैट वॉन्ट बी वेरी मच, आई थिंक, मेरा ख्याल में एक जाती तौर पे एक बेहतर तरीका नहीं होगा। और वो इनके पास ऑप्शन सिर्फ ये है इस वक्त कि अगर किसी तरह से ये इसराइल के पास, इफ दे हैव सच वेपन्स, कैन डू सम डैमेज टू देम, देयर मिलिट्री टारगेट, स्पेशली उनकी जो बेसिस है जहां से जहाज उड़ते हैं, उनके वो एरियाज इनके पास डेफिनेटली होंगे, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जिनकी लीडरशिप है। अब देखें, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो होते हैं 200 फुट, 250 फुट, 300 फुट तक गहरे होते हैं। इसके लिए बड़ा जरूरी होता है कि ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए जाएं जो कि जिनका वॉरहेड बहुत हैवी हो, जिनकी पेनिट्रेशन हो, क्योंकि पहले पेनिट्रेट करता है जितने बैंकर बस्टर होते हैं काइनेटिक एनर्जी से, और उसके बाद फिर इसमें एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट होता है। तो वो इस तरह के प्रिसिजन टारगेटेड मिसाइल अगर इनके पास मौजूद है तो जरूर इस्तेमाल करें। और मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह के हैं नहीं, और अगर हैं भी तो काफी हद तक, क्योंकि मिसाइल्स भी काफी इनके डैमेज हुए हैं इसराइल के इस अटैक में, तो इनके पास शायद वो कैपेबिलिटी अभी मौजूद ना हो। सो दे शुड नॉट बी वेरी रिएक्टिव एट दिस टाइम। ईरान शुड टेक देयर टाइम, दे शुड टेक स्टेबलाइज देमसेल्व्स, बिकॉज इस वक्त एक बहुत बड़ा उनको धचका लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट लोग उनके जो हैं वो जा चुके हैं, उनके मतलब एक डिफरेंट एक एटमोसफियर क्रिएट हुआ होगा। बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे गैप क्रिएट हो चुका होगा उनका। सो दे हैव टू फर्स्ट बैलेंस देमसेल्व्स। बैलेंस जब तक नहीं क्रिएट होता, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी स्टेप नहीं लेना चाहिए विच शुड बी ऑफ नो यूज, रादर विच शुड डैमेज देयर ओन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ देयर एलाइज इन द रीजन। तो संभल के इन्हें देखना चाहिए, अपने आप को जरा केपेबल बनाना चाहिए, और आगे ऐसे तरीके से चलना चाहिए कि जिसमें रीजनल प्लेयर्स जो हैं उनसे ज्यादा हॉस्टिलिटी ना हो, मेरा ख्याल। लेकिन ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म जो है ऑब्जेक्टिव है जो आपने जिसका जिक्र किया। और अगर अगर वो इसी जिस लेवल पे अभी ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा खड़ा है, जहाँ पे ईरान के ऊपर बहुत ही डेविस्टेटिंग किस्म का ये अटैक हुआ और उसका जो डैमेज हुआ है, अगर इसी पे ये बात खत्म हो जाती है तो फिर ईरान का जो जो एक उनका मिलिट्री परसेप्शन है, उनकी मिलिट्री पावर का, या अदरवाइज जो उनका इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, वो तो बहुत डैमेज होगा, वो डिमिनिश होगा। तो उसमें फिर तीसरा ऑप्शन ये भी है कि जो उनके प्रॉक्सीज हैं, जो कि अगेन ऑलरेडी अब थोड़े से वीकन हो चुके हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करना ऐसे मौके पे, वो आपको लगता है कि शायद एक फिजिबल ऑप्शन हो? देखिए, बात इस वक्त जो है ना, ईरान एक बहुत वीक फुटिंग पे है, ना सिर्फ अपने लिहाज से भी, अपने प्रॉक्सीज के लिहाज से भी। और बहुत सारा डैमेज हो चुका है ओवरऑल। और इसराइल को एक किस्म का बड़ा टेसिट किस्म का अप्रूवल भी मिला, और इसराइल को रीजन भी मिली काफी सारे एक्शंस करने की, बिकॉज ऑफ द फ्यू ऑफ द एक्शंस एंड स्टेटमेंट्स जिसमें ईरान शामिल था, उसके प्रॉक्सीज शामिल थे। तो अब जो इस वक्त मैं समझता हूं कि ईरान एक बहुत वीक फुटिंग पे है। और ये प्लानिंग इसराइल ने आज की नहीं की, जिस तरह मैंने आपको कहा था, इसराइल, अमेरिका एंड इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इनकी ये चीज आज से 15-20 साल से चल रही थी, और ये अटैक होना था। दिस वॉज द मोस्ट सुटेबल टाइम कि जो उन्होंने चूज किया, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े डिसेप्शन के साथ, बड़ी प्रिसीजन के साथ उन्होंने ये किया है। और ये चीजें देखें, ये चीजें तब होती हैं जब आप प्रिएम्प्टिवली या प्रोएक्टिवली खुद अपने आप को एंगेज करें। जब आपको एक दफा ये चीज हो गया, आपके ऊपर डैमेज हो गया, तो फिर अगला मौका जो है वो आप, मेरा ख्याल में, अपने ऊपर ही माने तो बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप वैसे ही इधर उधर हाथ मारते रहे और उसका कोई फायदा ना हो। तो ईरान इस वक्त एक बड़ी वीक फुटिंग पे है, ना सिर्फ इंटरनली, ना सिर्फ एक्सटर्नली, बल्कि इंटरनली भी। इंटरनली भी काफी हद तक एक रिजीम वाला एलिमेंट चल रहा है, चेंज वाला, और कुछ डिसेंट है वॉइसेस में, जो कि आपको खुद भी मालूम है, पॉलिटिकली भी नजर आता है। देखिए, ईरान एक बहुत मजबूत कौम है, इसकी एक हिस्ट्री है पर्शियन एम्पायर की, जो कि सबसे बड़ी और सबसे दुनिया की ताकतवर और पहली एम्पायर थी। इवन रोमन एम्पायर से भी पहले, मतलब इसका एक एक सिक्का था, और वो अभी तक चल रहा है। तो ईरान एज ए नेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन।
लेकिन बिकॉज ऑफ आप कह लें कि जो डाइवर्जेंसेस हैं और जो बाकी कंट्रीज के साथ उनका एक हिस्टोरिकली चलता रहा है, मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी, और जो रशिया सॉरी इसराइल और अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात और एक्सेस और रिव्यूअल में इनको शामिल किया गया, तो उस लिहाज से ईरान का जो है इस वक्त जो स्टेटस है वो बहुत वीक है। मेरा ख्याल में ईरान को किसी ऐसे एक्शन से इज्तनाब करना चाहिए जिससे कि उसको नुकसान ज्यादा हो और फायदा ना हो। अभी जो है हम्म, उनका जो पोजीशन है वो मेरा हम्म, ख्याल में काफी वीक है। तो मैं समझता हूँ हम्म, कि ये नहीं उन्हें केयर करना चाहिए कि उनका कोई इंप्रेशन खराब होगा या उनका डिटरेंस कम हो जाएगा। देखिए उनकी ऑलरेडी एयरफोर्स बहुत वीक है, उनकी एयर हम्म, पावर बहुत वीक है। उसने उन्होंने जो पूरे सिस्टम्स जो डेवलप किए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उनका कंप्लीट जो डिफेंस है वो रिलाई करता है उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे और यूएवीज पे। उसका न्यूट्रलाइज कर देना पहले 1 घंटे में, 2 घंटे में, उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं मौजूद। दूसरा, उनके ओवरऑल नेबर्स की एक हॉस्टिलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है। हम्म, तो हम्म, इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि उनका कोई इंप्रेशन खत्म होगा या खराब होगा। इस वक्त हम्म, जो उनके लिए मेरा ख्याल में जो कोशिश करेगा इसराइल, वो यही चाहेगा कि ईरान और ये अमेरिका विल ऑल्सो मतलब यही चाहेंगे कि किसी तरह रिजीम चेंज की जाए ईरान की। हम्म, तो उसको हम्म, मेरा ख्याल में देखने की जरूरत है। अगर ये कोई इधर उधर हाथ मारेंगे या कोई गलत एक्शन लेने की कोशिश करेंगे या कोई इमेच्योर बात होगी, तो उससे जो है इनकी रिजीम को भी थ्रेटन किया जा सकता है और वो दे आर वेरी मच इन टारगेट। देखिए बहुत हम्म, सारी लीडरशिप इनकी, बहुत सारे अंदर सीनियर लोग और काफी सारे डिसीजन मेकर्स कॉम्प्रोमाइज भी हैं ईरान के। ये चीज हो ही नहीं सकती साबित हो जब गई। तक कि, जी हाँ, अंदर आपके कोई गद्दार मौजूद ना हो। और ये बहुत सेंसिटिव एरियाज में मौजूद हैं वो लोग। हम्म, सो इस वक्त ये अंदर से इनको अपने आप को देखने की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, अपने मामलात को सुलझाने की जरूरत है, एज अ कॉम उठने की जरूरत है। फिर ये बाद में देखें कि क्या रिस्पॉन्स करना है इन्होंने। पहले अपने अंदर के मामलात को थोड़ा सा हल करें बिल्कुल। और जो जख्म इन्हें लगा है उसको पहले ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, अब जरा आ जाए फाइनली ऑन द प्योर मिलिट्री लेसन ड्रॉ। हमारे हमारे पर्सपेक्टिव अगर आप देखें, हमने बहुत डिस्कशन की अबाउट हमारे यहाँ कैपेबिलिटी और इंडिया की, फिर वो टेस्ट भी हुई, उसमें भी केम अप ऑन टॉप। और लेकिन हमें अपनी भी जो कमजोरियां थी वो आइडेंटिफाई हुई, और आई एम श्योर कि बड़े क्लोजली जो है उनके ऊपर अब एनालिसिस भी हो रहा होगा, और हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी हमने तैयारी करनी है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सारी दुनिया ने उसको देखा, उस पर कमेंट किया, एक ग्लोबल डिबेट शुरू। क्या पाकिस्तान ने क्या टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, मल्टी डोमेन एयर जो एबिलिटी है वो हमने इंट्रोड्यूस की, चाइनीज वेपन्स जो है वो टेस्ट हुए, इंडिया सरप्राइज हुआ। वो सारी चीजें पूरी दुनिया में देखी गई, समझी गई, और अभी भी डिस्कशन हो रही है। उसी तरीके से अब ये जो हुआ है, इसमें कौन से वो की मिलिट्री लेसन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नोइंग वेल दैट हम खुद भी अभी एक हॉट जोन में मौजूद हैं। देखिए जो इसराइल और पाकिस्तान का सिनेरियो था, इसराइल इस एक सॉरी जो इंडिया और पाकिस्तान का जो सिनेरियो था, इंडिया जो है वो इसराइल नहीं है और पाकिस्तान ईरान नहीं है। तो उसकी वजह है, देखिए इसराइल ने बहुत सारे वेपन्स अपने इंडिया को दिए हुए थे। किसी हद तक उन्होंने उनकी ट्रेनिंग भी की और काफी सारे मतलब आपको नजर आया इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो जो कि इसराइल ने की, जिस तरह हमें चाइना ने हेल्प किया हुआ था। मगर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बारहा कह चुका हूँ अपने जितने भी मेरी जब भी इंटरव्यू में, एक जो चेंज हमारा और इंडिया में था वो ट्रेनिंग का था। हमारी जब तक वो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं करेंगे इंडियंस, वो जितने भी वेपन्स ले लें वो कभी भी उस लेवल पे नहीं आ सकते जो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ट्रेनिंग चल रही है असद खान और नूर खान साहब के जमाने से। हमारे इंस्टीट्यूशंस एयरफोर्स के बहुत स्ट्रांग है, विद इन द एयरफोर्स इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और एयरफोर्स एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी रही है ट्रेनिंग की, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जो मेरिट बेस्ड एक सिस्टम रहा है जिसपे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ।
आज भी इंडिया वो इंस्टीट्यूशंस अगर बनाना शुरू करे, जिस तरह का हमारे फ्लाइट लीडर स्कूल था, कॉम्बैट कमांडर स्कूल, उसको अपग्रेड किया गया और अब एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें बहुत सारी चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं मतलब दिहाइयों से काम कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने वो लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज हासिल किया है। तो इंडिया आज भी अगर वो काम शुरू करे तो उसको कम से कम आगे 10 से 15 साल लगेंगे कि वो उस लेवल की प्रोफिशिएंसी अपने पायलट्स में और कॉम्बैट क्रू में ला सकेगा, इवन इफ दे बाय द फिफ्थ एंड सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑल्सो। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। दूसरी चीज जो अगर आप देखें और दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में नजर आएगा आपको बड़ा ऑब्वियसली, यूज ऑफ एयर पावर। एयर पावर पाकिस्तान की और इंडिया की जो है वो बहुत मतलब इंपेटेबल थी, इफ नॉट हैविंग वन वाज हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ एज ओवर अदर, बट एक बहुत कंपेटेबिलिटी थी और दोनों तरफ टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम थी। जब आप इसको इसराइल वर्सेस ईरान देखते हैं, तो ईरान के पास जहाजों के लिहाज से कोई एयर पावर नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया वो मिसाइलों पे और यूएवी पे अपना रिलाय करते हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है और काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया जबकि उसके अंदर वाले लोगों ने कुछ ऐसे काम किए, या इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसने उसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया। तो वो वाली चीजें आप नहीं उस लिहाज से मिला सकते। सो जो लेसन्स लर्न है उसमें मेरा ख्याल में सबसे बड़ा लेसन यही है कि यूज ऑफ एयर पावर और एयरोस्पेस पावर विल बी एक्सटेंसिवली डन इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट विल बी अ फुल स्पेक्ट्रम वॉर जिसमें सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे। साइबर का एक्सटेंसिव यूज हमने देखा अभी इसराइल के थ्रू, उनके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, उससे पहले भी स्पुतनिक जो इन्होंने पिछला जो इनका वायरस था जो उन्होंने इस्तेमाल किया 2010 में, और उससे पहले भी, तो इनके पास साइबर टेक्नोलॉजी भी बेतहाशा है और इसको हमेशा वो इंटीग्रेट करते हैं बिफोर देयर एयर स्ट्राइक्स। ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से वो बहुत स्ट्रांग है, स्पेस में सैटेलाइट्स के लिहाज से उनकी बहुत ज्यादा अच्छी एक है टेक्नोलॉजी। सो ये फुल स्पेक्ट्रम का जो ट्रू यूज था मैं कहूंगा वो इसराइल ने किया और उसको डोमिनेट किया बिफोर के उनका पहला बॉम्ब जाके या पहला मिसाइल जाके किसी टारगेट पे लगा। तो वो एक चीज जो है अब किसी भी फ्यूचर वॉरफेयर में नजर आएगी। हमारे लिए जो लेसन्स हैं फहद, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमें वो तमाम गैप्स फिल करने चाहिए जो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट में नजर आए, और हमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हमने डोमिनेट किया इंडिया के अगेंस्ट एज फार एज एयर डोमिनेंस इज कंसर्न या कंट्रोल ऑफ एयर इज कंसर्न। लेकिन हमारे कुछ बेसिस पे जो है मिसाइल आके लगे और डैमेज भी हुआ, उन गैप्स को हमने फिल करना है। और अगर जिस तरह का हमें अगर थ्रेट हम इन्विजिज कर रहे थे 70s 80s में जब हम न्यूक्लियर पावर बन रहे थे, तो हमारा थ्रेट जो है वो सिर्फ ईस्ट से नहीं था, वो हमारा इसराइल की तरफ से भी थ्रेट था। तो अगर उन चीजों को अगर आप जहन में रखें और मामलात को देखें, तो अभी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन गैप्स को फिल करना होगा। और उसमें ना सिर्फ ये कि हमें टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी चाइना से, और उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किसी किस्म की बेजा आर्म्स रेस में न डलें, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस निकालें जो हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। फिर हमारे जितने स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को जरूर लाजम मंजूम बनाना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि हार्डन बंकर्स से, बल्कि इंटेलिजेंस के भी गैप्स कोई ना हो और ऐसे लोग ना हो जो कि कॉम्प्रोमाइज हो किसी लिहाज से भी। उनकी डिस्पर्शन अच्छे तरीके से हमें करनी पड़ेगी। और इसके अलावा हमें अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेफिनेटली रखना पड़ेगा। वो जो है वो देखें, जब एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा आपके इस इंटरव्यू की वसादत से कि हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा जरूर होना पड़ेगा। डिफेंस आपको अपना खुद करना और खुद इंश्योर करना बहुत जरूरी है। आपके बहुत सारे पार्टनर्स होंगे, चाइना डेफिनेटली इज वन ऑफ योर पार्टनर, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत खराब नहीं है, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसको काफी लोग इस्तेमाल करते रहे हैं आपके खिलाफ, और इंडिया डेफिनेटली इज योर एनिमी। तो एंड ऑफ द डे अगर इस तरह का कोई वाकया होता है जिसमें आपके इन एसेट्स को टारगेट बनाया जाता है, तो फिर वो प्लानिंग इसी तरह की होगी जिस तरह आपने ईरान के खिलाफ इसराइल की देखी। उस मामलात को देखने के लिए और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा एज ए नेशन।
हमें एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी। हमें वो लोग जो कि कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे वेपन्स में क्या गैप्स हैं, और हमारे लोगों में जो डिसीजन मेकिंग के लिहाज से, और जो मतलब ऐसे हैं जिनकी वजह से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को राइट लेफ्ट हो सकती है, उन उनको जरूर ट्रैक करना पड़ेगा। ये इस बड़ी तरह की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज ह्यूमन हम्म, इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हम्म। टारगेट। और वो हमने देख लिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को जिस तरीके से ईरान ने इसराइल ने इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, बिल्कुल पिन पॉइंटेड, और उसका जी रिजल्ट बिल्कुल। हमारे सामने है। हम ऑब्वियसली अपनी तमाम तर मैं बिल्कुल एंड में ही बात करना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी प्लानिंग होती है वो इंडिया को ध्यान में रखी होती है ऑब्वियसली। और हमने उस प्लानिंग और उस प्रिपरेशन जो है उसके नतीजे में एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ईरान ईरान ने जिस तरीके से इसराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया है, वो तमाम तर जो उनकी कैपेबिलिटीज उनको इस्तेमाल किया, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, इसकी रोशनी में हमें थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। आपने खुद जिक्र किया कि इसराइल से हमें थ्रेट रहा है, और ये जिस तरीके से उनका ये ऑपरेशन हुआ है, डज दैट मीन दैट वी नीड टू बी वेरी क्लोजली वॉचिंग नॉट जस्ट द ईस्ट बट ऑल्सो द वेस्ट के अगर जो जो कैपेबिलिटीज डिस्प्ले की हैं इसराइल ने इस वक्त हमारे पास, उनको डिटर करने के लिए वो सब कुछ है जो होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो हमें हासिल करना है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि हमारी जो एक ओवरऑल एक प्लानिंग होती है और जो एक परसेप्शन होता है इन टर्म्स ऑफ थ्रेट, वो अब हमें इस एक्शन के बाद थोड़ा सा इस साइड पे भी देखने की जरूरत है और अपने आप को रेडी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखें हमने बहुत मेहनत की है इस एरिया में, इस कैपेबिलिटी को बहुत जेलसली गार्ड किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम एक कहानी है, एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की, और हमेशा इंशाल्लाह ताला रहेगी भी। इसने हमारे दिफा को एक मजबूत नहीं बनाया बल्कि नाकाबिल तस्लीम बना दिया है। और इसको हमने हर लिहाज से बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी है और इन्वेस्टमेंट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे महफूज तरीके से इसको रखा भी गया है, और बड़े मेच्योर तरीके से रखा है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट, आई वुड से सबसे सेफेस्ट प्रोग्राम कहा जा सकता है उसको। और उसके ऊपर बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस, तो वो उसको सिक्योर भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब न्यूक्लियर 98 में होना था, तो मैं खुद मतलब एक फाइटर स्क्वाड में था F-16 के, और हम उधर कैप कर रहे थे चाबी के करीब जब ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हुआ। तो बहुत सीरियस थ्रेट था फ्रॉम इसराइल साइड, बहुत सीरियस थ्रेट था फ्रॉम इंडियन साइड, और ये भी थ्रेट था कि शायद कुछ इजरायली पायलट्स वगैरह और एसेट्स इंडिया की तरफ भी आएंगे। तो अच्छा। अब तो आप देखें ना कितने साल गुजर गए, 30-35 साल, अगर 30 साल कम से कम मतलब अगर गुजर गए हैं, तो टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली गई है। और जिस लेवल के हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं और इनोवेशन देख रहे हैं इन अटैक्स में, और स्पेशली जो इसराइल कर रहा है, तो हमें वो चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए, और बहुत सी ऐसी अनहोनी चीजों को ज़हन में रखना चाहिए जो कि हो सकती हैं। उन चीजों में हमें किसी किस्म की कॉम्पिसेंसी और कैजुअलनेस नहीं दिखानी चाहिए, लीडरशिप के लिहाज से, नीचे जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिहाज से, और हर एक को मीडिया के लिहाज से, कि हम किसी किस्म की इस मामले में कॉम्पिसेंट ना हो। बिकॉज ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी सिक्योरिटी है, और ये अल्टीमेट हमारा सर्वाइवल है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर निगाहें हैं, दुनिया की निगाहें हैं। ईरान के बाद अगर कोई निगाह किसी पे होगी तो वो पाकिस्तान पे हो, और पाकिस्तान पे हमेशा से निगाह लगी है। ये तो अल्लाह ताला का बहुत करम था, और हमारी उस जमाने में रेलेवेंस थी कि हमने ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है इसको एक मकसद समझ के पूरी नेशन ने इसको बनाया, और इसको आज भी उसको उनके बनाने वालों को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। तो मेरा ख्याल में ये चीज जो है ये खटकती जरूर है लोगों की आंखों में और जेलों में, और इससे एक 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 इनसिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जरूर है इसराइल को भी। और वो उससे प्रोटेक्शन के लिहाज से हमें वो तमाम अवामिल को जेहन में रखना पड़ेगा, जो कि रखा हुआ भी है। और प्लानिंग के लिहाज से वो तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हैं, ना सिर्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं बल्कि रिस्पॉन्स मेजर्स भी हैं, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर, रिडंडेंसीज,
रेजिलियंस, ये सब एलिमेंट्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में। और अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का मौका आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की उसमें कॉम्प्लिसेंसी देखेंगे। यहाँ जो चीजें जरूरी देखने वाली है वो ये कि हमें एज ए नेशन जो है ना, वो यूनाइटेड तरीके से इस रिस्पॉन्स को, इस कैपेबिलिटी को गार्ड करना है और इसका रिस्पॉन्स देना है। ये जो अंदर वाले अवामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो जो लोग जिनका जो कैरेक्टर वाइज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, दे आर द पीपल हु आर डेंजरस एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाय, ये इन्हीं को एक्सप्लॉइट किया है इसराइल ने ईरान में। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर निगाह रखने की जरूरत है, जो कि कैरिड अवे हो जाते हैं, जिनकी इनसिक्योरिटीज हैं, जिनकी वनरेबिलिटीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मेरा ख्याल में हमें देखना पड़ेगा। हमें उन तमाम लोगों के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, उनके ऊपर एक स्पेशली डिसीजन मेकिंग के लिहाज से ये लोग ऐसे सेंसिटिव एरियाज में नहीं होने चाहिए, बिकॉज उन्हीं को हम्म, इसराइल जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता रहा है पास्ट में भी, और अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे जो डिफेंसेस हैं, दे आर क्वाइट माशाल्लाह इन प्लेस। और हम्म, मौका आने पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का ये कभी इंजाम ईरान वाला कर सकेंगे। हम्म। पाकिस्तान हैज गिवन अदर ऑप्शंस और इंशाल्लाह ताला वी विल रिस्पॉन्ड वेरी ferocious। इंशाल्लाह, ऑलवेज अ प्लेजर मार्शल आमिर मसूद। आप बात करते हैं तो बड़ी फैक्ट्स की बुनियाद पे करते हैं और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।